हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, लास्ट लेक्चर में हमने उसके अंदर क्यू के बारे में पढ़ा था कि क्यू क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो आज हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। सी प्लस प्लस के अंदर कोड मैंने लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो मैं इस कोड को आपके सामने रन करके दिखाऊँगा और जब उसकी रनिंग आप लोग देख लेंगे तो उसके बाद फिर मैं इस पूरे कोड को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि काम किस तरीके से कर रहा है, और उसके बाद में ये अपने गिटहब के अकाउंट के अंदर आपको कोड प्रोवाइड भी कर दूंगा, जिसको आप बाद में वहाँ से उठा के तो अपने तौर पे भी रन करके इसकी जो वर्किंग है वो चेक कर सकते हैं। और जो गिटहब का अकाउंट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। इस कोड को समझने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि एक दफ़ा अगर आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि क्यू क्या होती है, तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्यू है क्या और कैसे काम करती है। तो उसके बाद आप इजीली इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कोड आपके सामने रन करता हूँ और इसकी वर्किंग आपको दिखाता हूँ। ओके, सो अब ये कोड मेरे सामने रन हो चुका है और इसमें मुझसे पहले चॉइस पूछी जा रही है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्यों में डाटा डालना चाहते हैं, उसमें से डिलीट करना चाहते हैं। लेट से मैं डालना चाहता हूँ, तो मैंने 1 लिख के इंटर कर दिया क्योंकि 1 फॉर इंसर्ट आइटम था। तो मुझसे पूछ रहा है कि आप वो जो वैल्यू जो इंसर्ट करना चाहते हैं वो दें। तो मैं लेट से 22 देता हूँ और मैं इंटर का बटन दबाता हूँ। तो इंटर दबाने के बाद इसने स्क्रीन पे लिखा क्यू आफ्टर इंसर्शन और साथ ही 22 दिखा दिया, कि यानी कि डाटा इंसर्ट करने के बाद अब आपके पास 22 आ चुका है। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से मैं एक और दफ़ा इंसर्ट आइटम करता हूँ। 1 दबाया और उसने दोबारा पूछा, मैंने 33 डाल दिया। तो ये देखें, पहले 22 आया, अब उसके पीछे आके लाइन में 33 खड़ा हो गया। अब दोबारा मैं इसको दबाता हूँ और मैं एक और आइटम डाल देता हूँ, तो देखें अब उसी के पीछे आके लाइन में 44 खड़ा हो गया। मैं दोबारा एक और आइटम डालता हूँ और ये देखें उसी के पीछे लाइन में आके 55 खड़ा हो गया। और लेट से मैं एक और आइटम डाल देता हूँ। चलें, ये देखें अब क्यू का रूल क्या है कि जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी इसको कहा जाता है, इसको फीफो भी कहा जाता है, FIFO। तो अभी हम देखते हैं कि हमने इंसर्ट किए। सबसे पहले हमने 22 इंसर्ट किया, फिर हमने 33 यानी कि 33 इंसर्ट किया, फिर 44, फिर 55, फिर 66। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 डिलीट करते हैं। अब डिलीट हमेशा जब भी होगा वो क्यू के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ही होगा। मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं 55 को उठा कर डिलीट कर दूं या 44 को। तो जो रूल था कि जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले आउट होगा, तो हम उसको देखते हैं। इस रूल के मुताबिक होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले इस पूरी लिस्ट में 22 आया था और सबसे आखिर पे 66 आया था। तो हम देखते हैं क्या इस रूल को क्यू का कोड फॉलो कर रहा है या नहीं। मैं सिंपली, अब ये मुझसे चॉइस पूछ रहा है तो मैं इसको 2 देता हूँ, क्योंकि डिलीट आइटम के लिए 2 ही है। यहाँ पे मैं 2 लिख के इंटर प्रेस करता हूँ तो इसने डिलीट कर दिया है आइटम। और आइटम डिलीट करने के बाद इसने मुझे लेटेस्ट क्यू दिखा दी है, ये देखें। और इसके अंदर क्या सिचुएशन है, 33, 44, 55, 66 यानी कि 22 हट गया है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे 2 देता हूँ। मैं 2 दे के जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो देखें अब 33 चला गया है, फिर 44, 55 और 66 आ गया है। मैं दोबारा से 2 देता हूँ तो 44 भी चला गया। अब इसके बाद 2 देता हूँ, 55 चला गया, अब एक रह गया 66। अब इसके बाद 2 दबाता हूँ तो क्या हुआ है कि 66 भी चला गया और मेरे पास मैसेज आ गया क्यू इज़ एम्प्टी। और जो क्यू का जो एक काउंटर सिस्टम है वो -1 पे चला गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, तो जब क्यू एम्प्टी होती है तो -1 पे चला जाता है। तो ये क्यू का एक कोड मैंने आपके सामने रन किया, जिसने प्रॉपरली क्यू बनाई, उसमें डाटा डाला और डालने के बाद उसमें से क्यू के रूल्स के मुताबिक डाटा को निकाला। तो रनिंग फॉर्म में तो हमने इस प्रोग्राम को देख लिया है। अब हम इसको इसके कोड को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक क्लास बनाई है क्यू के नाम से, और उसमें मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट f और r। और उसके बाद एक एरे बनाई इंटीजर टाइप की जिसका नाम QA रखा और साइज़ उसका मैंने 10 रखा। इसके बाद मैंने इस क्यू क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है और उसमें मैंने f इज़ इक्वल टू -1 और r इज़ इक्वल टू -1 कर दिया है। यानी कि जैसे ही हम क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पे बनाएंगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और f और r के अंदर -1 की वैल्यूज़ डाल देगा। इसके आगे फंक्शंस हैं हमारे पास इस क्लास के अंदर, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट अपने मैन मेथड में चलते हैं और वहाँ से प्रोग्राम को हमेशा की तरह एक सीक्वेंस में चलता हुआ देखते हैं। और जब किसी फंक्शन की कॉल आएगी तो उस वक्त ही हम उस फंक्शन के ऊपर आएंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम मैन के अंदर आ जाते हैं। हमारा प्रोग्राम का मैन ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा मैन प्रोग्राम में आते साथ ही हमने क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने OBJ रखा।
डेफिनेटली ऑब्जेक्ट बनाने से कहीं हमारा पीछे f = -1 और r = -1 हो चुका होगा, जो कि मैंने इसीलिए आपको पहले बताया था। इसके बाद हमने इंटीजर डाटा टाइप के 2 वेरिएबल बनाए, एक ऑप्शन OPT और एक दूसरा वैल यानी कि वैल्यू, ठीक है। और हमने इसके अंदर लिख दिया कि जब तक OPT नॉट इक्वल टू 3 है तुम चलते रहो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ही चॉइसेस होंगी, 1 और 2, तो अगर 3 आएगा तो हम उसको बंद करवा देंगे, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 3 जब तक है तुम तक चलो, तब तक चलो। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी में आए और हमने एक मैसेज शो करवाया कि 1 फॉर इंसर्ट आइटम /n, यानी कि नई लाइन में आके 2 फॉर डिलीट आइटम और /n इंटर योर चॉइस, यानी कि यूज़र को कहा कि अगर आप डेट आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं तो 1 प्रेस करें, डिलीट करना चाहते हैं तो 2 प्रेस करें, और नीचे ही उसके बाद जाके इंटर योर चॉइस का ऑप्शन दे दिया कि हमने दोनों ऑप्शन आपको दे दिए, अब आप बताओ आपकी क्या चॉइस है। यूज़र ने जैसे ही कोई आइटम दबाया, लेट से हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि उसने 1 फॉर इंसर्ट आइटम दबाया, तो जैसे ही उसने 1 दबाया, आगे C in OPT था, तो वो 1 जाके इस OPT में जाके सेव हो गया। अब आगे क्या हुआ, हम स्विच पे गए और स्विच पे जाने के बाद यहाँ पर इस OPT को पास कर दिया, ठीक है। अब ये चॉइस हमने अपनी स्विच को दे दी और इस चॉइस के अंदर यानी कि OPT के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे केस आ जाता है, तो केस 1 के पास हम आ जाएंगे और 1 केस में आकर, क्योंकि हमने 1 ही तो इंसर्ट किया था OPT में अपने, जो हमने अज्यूम कर रखा है, तो जब हम केस 1 के पास आए तो उसने कहा कि इंटर वैल्यू टू इंसर्ट, हमने एक वैल्यू दे दी, लेट से हमने 22 दे दिया, 22 जाके वैल के वेरिएबल में सेव हो गया। हमने OBJ यानी कि जो Q क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, उसके थ्रू हमने उस Q क्लास के किसी फंक्शन इंसर्ट को कॉल किया और उसको एज अ पैरामीटर वो वैल पास कर दिया जिसमें हमने 22 दिया था। जैसे ही हमने इसको पास किया तो डेफिनेटली फंक्शन कॉलिंग हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि सीधा हम फंक्शन की डेफिनेशन पे चले जाते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है, ये रही इंसर्ट की डेफिनेशन। अब क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल किया था तो हम फंक्शन में आके देखते हैं कि क्या होगा। जो वैल वाली वैल्यू हमने वहाँ से पास की थी वो इस इंटीजर n में जाके सेव हो गई। लेट से जो 22 हमने वहाँ से दिया था वो आके n में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद हमने चेक किया कि r में पड़ी हुई वैल्यू क्या बड़ी या बराबर है 9 के। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि r के अंदर तो -1 है और r में -1 कैसे आया, जब हमने q का कंस्ट्रक्टर बनाया था उस वक्त हमने इसको -1 कर दिया था। तो अब अगर r की वैल्यू 9 के बराबर है या 9 से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि Q फुल है, क्योंकि Q का साइज़ ही हमारे पास कितना है 10 तक है, तो 0 से लेकर 9 तक है। तो अब अभी हमारे पास 9 तक तो हम पहुँचे ही नहीं है, तो इसका मतलब r -1 के बराबर है तो Q खाली पड़ी है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी ही नहीं। तो डेफिनेटली जब इफ़ नहीं चलेगी तो हम एल्स में आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम इफ़ नहीं चलेगी, जब हम इफ़ नहीं चली तो हम एल्स में आ गए और एल्स में आने के बाद हमने क्या किया, r में ++ किया। r -1 पे खड़ा था, जब 1 का इजाफा लगा तो ये 0 पे आ गया। तो हमने क्या किया कि QA के नाम से जो एक अरे बनाई थी उसके अंदर उसकी 0 इंडेक्स पे, यानी कि r की वैल्यू तो 0 है ना, तो QA ऑफ 0 में हमने n डाल दिया। n क्या है, वो वैल्यू जो कि हमें यहाँ पे n में रिसीव हुई थी और हमने यहाँ नीचे से कहीं मैन फंक्शन से यहाँ से पास की थी, यानी कि 22। ठीक है, अब QA 0 के अंदर यहाँ पर n की वैल्यू यानी कि 22 आ गई। उसके बाद हमने कहा कि देखो क्या f की वैल्यू -1 के इक्वल है, तो जी बिल्कुल -1 के इक्वल है, क्योंकि हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर में कर दी थी -1 f की और r की वैल्यू। तो -1 के इक्वल अगर है तो f को 0 के इक्वल कर दो। ओके जी, अब f भी 0 हो गया और हमारे QA 0 के अंदर एक नई वैल्यू आ गई। दैट्स इट, यहाँ से फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो हम भी वापस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा से वाइल क्योंकि चली होगी और उसने दोबारा पूछा होगा इंटर वैल्यू टू इंसर्ट, आपने देखा भी था। हमने दूसरी वैल्यू दे दी, लेट से 33 वैल में गया और वैल में जाने के बाद वैल हमने इंसर्ट को दे दिया तो यहाँ पर 33 आ गया। हम दोबारा ऊपर गए, ऊपर जाके इंसर्ट का फंक्शन कॉल हुआ तो वैल हमने यहाँ पास किया तो n के अंदर 33 आ चुका था। तो क्या अब r की वैल्यू बड़ी हो चुकी है 9 से या बराबर हो चुकी है 9 के? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू अब 0 है। लास्ट टाइम हमने r++ करके उसको 0 बना लिया था, तो इसका मतलब ये इफ़ फिर गलत हो जाएगी और हम एल्स पे आ जाएंगे। एल्स पे आते ही हम r++ करेंगे और जहाँ पर पहले हमने नंबर डाला था 0, क्योंकि अब उससे आगे डालना चाहते हैं तो r++ हुआ तो r की वैल्यू 1 हो गई और हमने क्या किया, QA ऑफ 1 के अंदर हमने नई वैल्यू 33 डाल दी और हमने कहा कि क्या अब f -1 के इक्वल है? नहीं, अब f -1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम इसको 0 के इक्वल करके गए थे।
تو واپس ہم آ جائیں گے, دوبارہ سے ایک نئی ویلیو ملے گی, آر پلس پلس ہو جائے گا, دوبارہ ایلس میں آئیں گے, اور 44 جو ہم ویلیو ڈالی وہ پہلی ویلیو ہم نے کیو اے آف 0 میں ڈالی, پھر دوسری دفعہ آر پلس پلس ہوا تو کیو اے آف 1 میں ڈالی, پھر تیسری دفعہ آر پلس پلس ہوا تو کیو اے آف 3 میں ڈالی. اس طریقے سے لیٹ سے ہمارے پاس کچھ ویلیوز آ گئیں ابھی تک, ایک 22, ایک 33 اور ایک 44. ہم یہیں تک ویلیوز کو زوم کرتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو انزرٹ کا فنکشن اب تک سمجھ آ چکا ہوگا. اب جب 3 ویلیوز ڈالنے کے بعد چوتھی دفعہ میرا پروگرام چلا تو بجائے اس کے کہ میں کیس 1 کو سلیکٹ کرتا, جب یہاں پہ مجھ سے چوائس پوچھی گئی تھی, میں نے 2 آپشن ڈال دیا. تو اب او پی ٹی میں 2 آ چکا ہے, کیس 1 نہیں چلے گا اور ڈائریکٹلی ہم 2 پہ آ جائیں گے. جب ہم 2 پہ آئے تو کیا ہوا, 2 پہ آتے ہی میں نے جناب علی ویلیو پہلے اسکرین پہ لکھا اور اس کے بعد obj.del کے فنکشن کو کال کیا اور ساتھ آگے لکھا is deleted, یعنی کہ obj.del جو ہے کوئی ویلیو ریٹرن کر رہا ہے اور جہاں پہ ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس obj.del کے فنکشن کی جگہ پہ وہ ویلیو اسکرین پہ لکھی ہوئی آ جاتی ہے. تو بیسیکلی فنکشن کالنگ ہی ہے. تو ہم ڈیل کے فنکشن کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہم یہاں پہ اندر آ جاتے ہیں, ایگزیکٹلی دیکھیں بالکل یہ فنکشن ہمیں کچھ ریٹرن کر رہا ہے اور وہ انٹیجر کی شکل میں. اسی وجہ سے جب ہم اس کو جہاں پہ لکھتے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک ویلیو ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہاں گئے, ہم نے اس میں ڈیل کے فنکشن میں ڈیٹا کے نام کا ایک ویریبل بنایا جس کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے کہا کہ اگر f =-1 ہے تو QMT ہے یہ شو کر دو, لیکن ایسا تو بالکل نہیں ہے. f تو -1 کے ایکول ہے ہی نہیں, f تو 0 کے ایکول ہے. ہم نے اوپر کروایا تھا اس کو 0 کے ایکول. تو اب ہم کیا کریں گے, QA آف f کے اندر سے ڈیٹا نکالو اور ڈیٹا کے ویریبل میں ڈال دو. تو f کی ویلیو کیا ہے 0. تو سب سے پہلے QA آف 0 یعنی کہ 22 اٹھا کر ہم نے ڈیٹا کے ویریبل میں ڈالا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا f اور r کی ویلیو برابر ہے, نہیں, f اور r کی ویلیو برابر نہیں ہے. r کہیں 2 پہ کھڑا تھا, 0 1 2, 0 پہ 22 اور 1 پہ 33 اور 2 پہ 44 کی ویلیو تھی. تو r تو کہیں 2 پہ کھڑا تھا اور f جو ہے 0 پہ ہے, تو یہ برابر نہیں ہے. تو ہم اس f کو, اس if والی کنڈیشن کو چھوڑ دیں گے اور ڈیفینیٹلی کہاں آئیں گے, else میں. اب ایلس میں آ کے ہم نے کیا کیا, f کی ویلیو میں 1 کا اضافہ کیا, یعنی کہ f کو ہم 0 سے اٹھا کے 1 پہ لے آئے اور ڈیٹا کے اندر جو ویلیو ہم نے ڈالی تھی QA آف 0 سے نکال کر یعنی کہ 22 اس کو ہم نے ریٹرن کر دیا. جب ہم نے اس کو ریٹرن کیا تو وہ کہاں پر آ گئی, اسکرین کے اوپر اس جگہ پہ کہ ویلیو 22 از ڈیلیٹڈ. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ Q آفٹر ڈیلیشن, یعنی کہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد Q کی کیا سچویشن ہے, پرنٹ کے فنکشن کے تھرو دوبارہ اس کو اسکرین پہ دکھا دیا گیا. یعنی کہ 22 ڈیلیٹ کرنے کے بعد 33 اور 44 اسکرین پہ پرنٹ ہوا. پرنٹ کا فنکشن کیسے کام کر رہا ہے, اس کی کال اوپر بھی آئی تھی لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو نیچے کی دفعہ ڈیفائن کر دوں گا. تو پرنٹ کے فنکشن کی طرف اگر ہم جا کر دیکھیں تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ پہلے چیک کرو کہیں f =-1 کے ایکول تو نہیں ہے. اگر f =-1 کے ایکول ہے تو پھر تو Q ہے ہی ایمٹی, شو کیا کرنا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو نیچے آ جاؤ اور اس کے بعد دیکھو I کو جو ہے f کے ایکول رکھ دو. لیٹ سے f جو فرنٹ ہے نا وہ ہوگا, تو فرنٹ ہمارا ڈیفینیٹلی سب سے پہلے 0 ہی ہوتا ہے, ہم نے انسرٹ کرتے ہوئے شو کیا تھا. اور I کو کہاں تک چلاؤ, لیس دین اور اکول ٹو r, یعنی کہ جہاں تک آپ کی ریئر, r اسٹینڈ فار ریئر اور f اسٹینڈ فار فرنٹ. تو ریئر کی ویلیوز جہاں تک گئی ہیں وہاں تک آپ I کو چلاؤ اور ہر بار آپ کیا کرو, ایک ویلیو QA آف I کر کے پرنٹ کرتے جاؤ اور ایک ٹیب کا آپشن سے کیا کرو, اگلی ویلیو جو آئے گی وہ اس سے آگے شو کرنا اور اس سے آگے. اور اسی لیے ایک لائن میں ساری کی ساری ویلیوز ہماری شو ہوتی جا رہی تھیں اور فرنٹ سے لے کر آخر تک, ریئر تک جتنی بھی ویلیو ہم نے ڈالی تھی وہ ساری کی ساری اسکرین پہ آ رہی تھی. تو یہ ہمارا Q کا کوڈ ہے اور بڑا آسان سا کوڈ ہے. آپ کو آئی ہوپ سو کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا اس میں انسرٹ کیسے ہوتا ہے ڈیٹا, ڈیلیٹ کیسے ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو واپس ٹریورس کر کے اسکرین پہ پرنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو بڑا سمپل سا کوڈ ہے. کچھ چیزیں ہمیں کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے. آئی ہوپ سو کہ کوڈ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میں نے بہت سکون سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی پوائنٹ جس لیول پہ آپ ڈیٹیل میں جا کے سمجھنا چاہ رہے ہو میں اس پوائنٹ پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ گیا ہوں. تو ویڈیو کو آپ 1-2 دفعہ دیکھیں, اس کے بعد سمجھ نہیں آتا تو کوڈ کو خود سے کاپی کر کے اپنے کمپائلر میں لکھ کر تو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بھی سمجھ نہیں آتا دوبارہ ویڈیو دیکھیں. آئی ہوپ سو کہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا اور اتنے اچھے سے کلیئر ہوگا کہ دوبارہ Q کا کنسیپٹ آپ کو بھولے گا نہیں. تو آئی ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں, بہت محنت لگتی ہے ویڈیوز کو بنانے میں. اور اگر چینل انفارمیٹیو لگتا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے ہمیں بھی سپورٹ کریں, کیونکہ یہی وہ سپورٹ ہے جو ہمیں موٹیویٹ رکھتی ہے نیو لیکچر سیریز لانے کے اندر. دوبارہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.